नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते रविवार को चलती है, इसमें हम इंडिया के इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। इस हफ्ते हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का ट्रेड डेटा, स्पेसिफिकली मई 2025 का। तो ट्रेड डेटा में इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कितने रहे हैं और इंडिया का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का जो गैप है मई महीने में कितना रहा है, दोनों मर्चेंडाइज में और सर्विसेज में। इस चीज को हम बारीकी से देखेंगे। इसमें से इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन से रहे हैं मई 2025 में और इंपोर्ट कमोडिटीज कितने रहे हैं, कौन से देशों को हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और कौन से देशों से हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। इन सारे डेटा को हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मर्चेंडाइज ट्रेड से। तो मर्चेंडाइज ट्रेड में अगर आप देखो, ये जो टेबल है इसमें हमारे पास मई 2024 से लेके मई 2025 तक का डेटा है और इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट आप देखो तो मोस्ट रीसेंट मंथ में यानी कि मई 2025 में इंडिया के एक्सपोर्ट 39 बिलियन डॉलर्स रहे हैं, जो कि एक साल पहले यानी कि मई 2025 की कंपैरिजन से 1.6 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों ज्यादा रहे हैं ये हम जब कमोडिटीज का ब्रेकडाउन देखेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे चलते हुए। इंपोर्ट्स अगर आप देखो मई 2025 में तो वो 61 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं। इंपोर्ट्स मर्चेंडाइज ट्रेड में स्पेसिफिकली इंपोर्ट्स हमारे हमेशा से एक्सपोर्ट से ज्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है मर्चेंडाइज ट्रेड में। और ये ट्रेड डेफिसिट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉट नेसेसरीली ये इंडिया के लिए हानिकारक है और इसका रीजन ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री होने के कारण इंडिया को काफ़ी सारे मशीनरी जो है, कैपिटल गुड्स है, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं ताकि इंडिया इंपोर्ट करके उससे गुड्स मर्चेंडाइज मैन्युफैक्चर करके उसको फिर एक्सपोर्ट कर पाए। काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स इंडिया इंपोर्ट करती है, साथ साथ इंडिया क्रूड ऑयल भी काफ़ी सारा इंपोर्ट करती है, उसको रिफाइन करके फिर रिफाइंड क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्री के लिए इंपोर्ट्स होना ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो इंडिया का हमेशा से ट्रेड डेफिसिट रहा है। मर्चेंडाइज ट्रेड में कितना डेफिसिट रहा है मई 2025 में? 22 बिलियन डॉलर्स का। अब 22 बिलियन डॉलर्स जो है वो लास्ट ईयर मई 2024 की कंपैरिजन से कम है। लास्ट ईयर 24 बिलियन डॉलर्स रहा था, तो 22 बिलियन डॉलर्स कम है। और ये कम इसलिए है क्योंकि इंपोर्ट्स भी हमारे घटे हैं पिछले साल के कंपैरिजन से और एक्सपोर्ट्स मार्जिनली थोड़े बड़े हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो एक्सपोर्ट्स जो है वो 1.6% से बड़े हैं और इंपोर्ट्स जो है वो करीब 2% से कम हुए हैं। अगेन इंपोर्ट्स क्यों कम हुए हैं इसका भी रीजन हम देखेंगे जब हम कमोडिटी ब्रेकडाउन में जाएंगे इस वीडियो में आगे। ठीक है, तो ये हो गए मर्चेंडाइज ट्रेड की बात। और सर्विसेज ट्रेड की अगर बात करो तो सर्विसेज ट्रेड की सिचुएशन इंडिया में हमेशा से अच्छी रही है। सो सर्विसेज ट्रेड में हमेशा से हम सरप्लस में रहे हैं। ये जो कॉलम है ट्रेड बैलेंस की, इसमें आप देख सकते हो कि सारे पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि अपनी सर्विसेज ट्रेड में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा रहे हैं, उसका जो गैप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आप देखो तो मई 2025 में 8%, ऑलमोस्ट 9% से बड़े हैं इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, चाहे बिजनेस कंसल्टिंग हो या फिर आईटी हो या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो। ये सारे जो एक्सपोर्ट्स है वो हमारे 9% जितने बड़े हैं मई महीने में, और इंपोर्ट्स जो है वो करीब 2.6% जितने बड़े हैं। तो एक्सपोर्ट्स शार्पली बढ़े हैं, इंपोर्ट्स स्लोअर पेस पे बढ़े हैं। ठीक है, इसके चलते हमारा जो ट्रेड सरप्लस है सर्विसेज में वो 15 बिलियन डॉलर्स का रहा है मई महीने में, जो कि पिछले मई में 13 बिलियन डॉलर्स का था। तो पिछले साल के मई महीने से काफ़ी अच्छा है इस बार ट्रेड सरप्लस सर्विसेज में। तो अब जैसे कि हमने देखा कि मर्चेंडाइज में हमारा ट्रेड डेफिसिट था ऑलमोस्ट मानो 22 बिलियन डॉलर का, और सर्विसेज में देखो तो 15 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है। तो हमारा जो डेफिसिट है मर्चेंडाइज में वो ट्रेड सर्विसेज में जो ट्रेड सरप्लस हुआ है वो लगभग 70% जितना कवर कर लेता है। तो वो ये बहुत अच्छी चीज है। और ओवरऑल ट्रेड बैलेंस आप देखो, यानी कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज को ऐड करके कंबाइंड ट्रेड बैलेंस देखो आप, तो मई महीने में 7 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट रहा है टोटल। ये भी पिछले मई 2024 की कंपैरिजन से काफी कम है, ऑलमोस्ट 36% जितना कम है। तो ज्यादा
ब्रॉड टर्म्स में हम बात करें तो सर्विसेज ट्रेड के सरप्लस ने मर्चेंडाइज ट्रेड के डेफिसिट को 70% जितना कवर किया है। अब सर्विसेज ट्रेड इंडिया का ऐसा है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स है, अभी जो जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं, चाहे इजराइल ईरान की वॉर हो या ट्रेड टैरिफ्स हो, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसमें सर्विसेज का जो हमारा ट्रेड है वो मोटा मोटा शील हो जाता है। ग्लोबल हेडविंड्स जो है वो इतना हर्ट नहीं कर रहा है सर्विसेज ट्रेड को, लेकिन मर्चेंडाइज ट्रेड जो है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो ट्रेड है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है क्योंकि वो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल से को रिलेट करता है मोर और लेस। तो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स में जैसे आप मानो कि क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए तो इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, तो इंपोर्ट की वैल्यू कम दिखेगी। सिमिलरली अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट की जो वैल्यू है वैल्यू टर्म्स में वो ज़्यादा दिखेगी, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा रहेगा। तो मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रेड है, मर्चेंडाइज का जो ट्रेड है वो कमोडिटी साइकिल से काफ़ी ऊपर नीचे को रिलेट करता है। उसके अलावा सप्लाई चेन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मानो वॉर हुई, जियोपॉलिटिकल वॉर, तो अभी फॉर इंस्टेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ से करीब 20% क्रूड ऑयल, सी बॉर्न क्रूड ऑयल जो है वो पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर वो ब्लॉक हो गया इजराइल ईरान वॉर चलते हुए तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी अभी जून महीने में क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी शार्पली बढ़ गए हैं, राइट। तो सप्लाई चेन के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो मर्चेंडाइज ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस भी है, वो भी मर्चेंडाइज ट्रेड में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो टैक्स रेट कोई कंट्री कितना ले रही है, या फिर लेबर कॉस्ट कोई कंट्री में क्या है, अगर चाइना में लेबर कॉस्ट कम है इंडिया से या वियतनाम में कम है तो वो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। तो ये तीन चीज़ें इम्पैक्ट करती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ट्रेड को, और इसके चलते ये जो ट्रेड है ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। अब हमारे मई महीने में हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो कौन सी रही है? वेल, एक तो है इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल्स और ड्रग्स एंड फार्मा। इसमें से इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो ओवरऑल ट्रेड एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ के बास्केट का ऑलमोस्ट 26% है। और इंजीनियरिंग गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? वेल, उसमें आते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी, जैसे पंप्स है, कंप्रेसर है, मशीन टूल्स है, या फिर ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स है, राइट। ये सारे इंजीनियरिंग गुड्स में आते हैं। तो अगेन जैसे हमने बात किया कि कमोडिटी साइकिल से काफ़ी सारा को रिलेट करता है हमारे जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज है। फॉर इंस्टेंस आयरन एंड स्टील के प्राइजेस अगर क्रैश हुए तो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स है उसकी वैल्यू भी कम दिखेगी। सो फॉर इंस्टेंस अभी आप इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट देखो मई 2025 में, तो मई 2024 की कंपैरिजन से सिर्फ करीब 1% नेगेटिव ग्रोथ है इंजीनियरिंग गुड्स का। तो इसमें से मेरा मानना है कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील के प्राइसेस भी काफ़ी शार्पली अभी गिरे हैं, तो इसके चलते ये हो सकता है कि नेगेटिव ग्रोथ हो। अगेन ग्लोबल स्लो डाउन भी चल रहा है हाल ही में, तो इंजीनियरिंग गुड्स में हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा स्लो डाउन है। हालांकि यूएसए, जिसको हम सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ग्रोथ है, तो यूएसए से ट्रेड हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और उसका भी डेटा हम आगे देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आप एक्सपोर्ट देखो तो ऑलमोस्ट 30.32% जितने गिरे हैं। ये क्यों गिरे हैं? वेल, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस मई महीने में अप्रैल की कंपैरिजन से मई महीने में ऑलमोस्ट 6.5 to 7.5% जितने गिरे थे, अब जून में बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, लेकिन मई महीने में ये कम हुए थे क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा था। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीबीज है, टेलीकॉम इक्विपमेंट है, ये सारा आप देखो तो 54% से बड़ा है एक्सपोर्ट हमारा मई महीने में। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और ये एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट PLI स्कीम का डेटा आप देखो तो PLI स्कीम सक्सेसफुल कैसे है? वेल, हमारे पास कुछ डेटा ये बताता है। ये डेटा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से है, और उनके हिसाब से नवंबर 2024 तक की अगर हम बात करें तो PLI स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके सामने प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो 14 लाख करोड़ जितना बड़ा है PLI स्कीम के अंदर। एक्सपोर्ट्स जो है वो 5 लाख करोड़ जितने रहे हैं, और करीब जॉब्स जो है वो 11 से 12 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और अभी तक गवर्नमेंट ने
14,000 करोड़ जितने इंसेंटिव्स जो है वो कंपनीज को डिसबर्स किए हैं। ठीक है, तो ये PLI स्कीम स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में मोबाइल्स में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप देखो तो 2014-15 की साल में करीब 6 करोड़ यूनिट्स का होता था, उसमें एक्सपोर्ट्स तो ज़ीरो होते थे। अब 10 साल के बाद आप देखो, 9 साल के बाद, तो ऑलमोस्ट 33 करोड़ यूनिट्स जितना मोबाइल फ़ोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और उसमें से 5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट हो रहा है अब। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में PLI स्कीम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और ये कंटिन्यूड रहने वाली है, क्योंकि अगर आप पिछले साल के बजट रिवाइज एस्टिमेट्स को इस साल के अनाउंस PLI स्कीम में जो आउटले हो रहा है उससे कंपेयर करो आप, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में या IT हार्डवेयर में इस साल के बजट में ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का आउटले हुआ है, जो कि पिछले साल 5,700 करोड़ का हुआ था। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स में भी इस साल ऑलमोस्ट 2,800 करोड़ का अनाउंस बजट जो है वो आउटले हुआ है, कंपेयर टू 346 करोड़ पिछले साल के बजट में। फार्मा में भी सेम स्टोरी, टेक्सटाइल में भी सेम स्टोरी, वाइट गुड यानी AC, LED लाइट्स में भी सेम स्टोरी। तो ये सारी चीज़ों में जो PLI स्कीम अनाउंसमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो ये एक्सपोर्ट को भी आगे जाके कंट्रीब्यूट करने वाले। लेकिन अभी ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है और कमोडिटी प्राइसेस भी जो है मई महीने तक काफ़ी गिरी हुई थी, तो इसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े मॉडरेट हो गए हैं। ठीक है, केमिकल्स में एक्सपोर्ट बढ़ा है 16%, एंड देन अगेन ड्रग्स एंड फार्मा में मॉडरेट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 7% का एक्सपोर्ट में। तो ये हो गया एक्सपोर्ट की बात, टॉप 5 कमोडिटीज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात। अब इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट में टॉप 5 कमोडिटीज कौन सी है जो हम इंपोर्ट करते हैं? वेल, इसमें से एक ऑब्वियस वन है पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। ऑलमोस्ट 24% जितना क्रूड ऑयल, हमारे पूरे इंपोर्ट बास्केट का 24% हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी कॉस्ट हमारे लिए ये रही है। देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी, गोल्ड और कोल एंड कोक। तो अगर पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने बात किया था कि क्रूड ऑयल है, LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के गैस है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे हैं, जैसे मैंने बात किया 6.5 to 7.5% लास्ट मंथ, तो उसके चलते हमारे इंपोर्ट्स जो है क्रूड ऑयल के वो काफ़ी गिरे हैं। अब याद रखना, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बात किया था कि क्रूड ऑयल इंडिया अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है तो ये बुरी बात नहीं है। वॉल्यूम टर्म्स में अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक प्रतीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इंडस्ट्रियल गुड्स का, तो क्रूड ऑयल नेचुरली ज़्यादा इंपोर्ट होगा, क्योंकि हाई ग्रेड क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट गिर रहा है तो क्या ये बुरी बात है? वेल, क्रूड ऑयल का ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, तो वैल्यू टर्म्स में नेचुरली ये जो ग्रोथ है वो कम दिखेगी। लेकिन अगर वॉल्यूम टर्म्स की बात करें तो वॉल्यूम टर्म्स में ओपेक का मानना ये है कि इंडिया की डिमांड जो है, ऑयल डिमांड, वो 3.4% जितनी बढ़ेगी 2025 में, जो कि मेजर इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रहने वाली है। तो ये एक बुरी बात नहीं है। आई थिंक क्रूड ऑयल जून में बढ़ा है, तो ये इंपोर्ट का जो वैल्यू है ये बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर आप बात करो तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया इंपोर्ट करती है? वेल, इंडिया इंपोर्ट करती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, सेमीकंडक्टर्स है, मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स है, जैसे बैटरीज है या डिस्प्लेज है, या लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स है, LED पैनल, सोलर PV पैनल्स है, ये सारी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करती है। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करती है ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? चाइना से। तो एक तरफ आप देखो कि काफ़ी सारी जो सप्लाई चेन है मोबाइल की, स्मार्टफोन प्रोडक्शन की, वो चाइना से या दूसरी कंट्री से इंडिया में शिफ्ट हो रही है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करके असेंबल करके मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बीच में तो एक रिपोर्ट भी था, अगर हो पाए तो दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूँगा, कि अगर $1,000 वर्थ ऑफ एन आईफोन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू अगर $500 है, तो उसमें से इंडिया जो मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया को जो वैल्यू मिलती है वो सिर्फ $30 जितनी है। ये ज़्यादा नहीं है, और इसका रीज़न यह है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो इसको बोलते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसका एक पैराडॉक्स क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, ये सारे फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसका इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं हैवी पड़ रहा है। कैसे? वेल, आप देखो तो इंडिया
के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट बास्केट का ऑलमोस्ट 15% है, और मई महीने में इसका इंपोर्ट 27% जितना बढ़ा कंपेयर्ड टू मई 2024। कहीं ना कहीं ये एक पैराडॉक्स है, राइट। देन मशीनरी का इंपोर्ट देखो, मशीनरी में जैसे कैपिटल गुड्स आ गए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आ गए, कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी है या जनरेटर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उनका इंपोर्ट भी ऑलमोस्ट 21% मई महीने में बढ़ा है। गोल्ड का इंपोर्ट आप देखो तो ऑलमोस्ट 19% जितना कम हुआ है। गोल्ड में क्या रहता है कि हमारे कंज्यूमर्स जो है, इंडियन नागरिक जो गोल्ड की डिमांड करते हैं ज्वेलरी के स्पेसिफिकली, तो उसमें काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। गोल्ड की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो काफ़ी हाई है। प्राइस इलास्टिसिटी माने कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड जो है वो शार्पली गिरती है इंडिया में, और ये ट्रेंड जो है ये हमें मई महीने में दिखने मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। और हालांकि जून में अभी थोड़ी सी करेक्ट हो रही है, लेकिन चूंकि मई महीने में गोल्ड ऑल टाइम हाई था तो उसकी डिमांड भी है वो 19% कम हुई है, ठीक है। एंड देन कोल में आप देखो तो ऑलमोस्ट 12 to 13% जितनी कोल की इंपोर्ट कम हुई है। तो ये हो गए इंपोर्ट की बात। और अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे, कौन सी कंट्रीज को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट में यूएसए टॉप पे है। ऑलमोस्ट 22% हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसका 22 to 23% जो है मई महीने में यूएसए को हमने एक्सपोर्ट किया। और यूएसए को एक्सपोर्ट जो किया उसका वो ऑलमोस्ट 17% से बड़ा है कंपेयर टू मई 2024, ठीक है। तो यूएसए हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, और अभी भी ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं यूएसए के साथ। तो ट्रेड टॉक्स का नतीजा क्या होगा ये हमें आने वाले हफ्तों या महीनों में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए यूएसए को एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है। यूएसए को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्मार्टफोन्स काफ़ी सारे यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है, चाहे एपीआई हो, जेनरिक्स हो, जेनरिक एपीआई आई मीन, तो वो काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। एंड देन जेम्स एंड ज्वेलरी। यूएई की बात करें तो यूएई भी हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। यूएई को एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 5% गिरा है। अगेन ये क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने से, क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है, इसलिए यूएई जो है उसको हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो कम है। और यूएई इनफैक्ट हमारा पिछले 3 सालों में से 2022 में यूएई के साथ हमने एक ट्रेड डील साइन की थी जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, CEPA। वो साइन होने के बाद पिछले 3 सालों में, अब ये तीसरा साल चल रहा है, पिछले 3 सालों में यूएई से हमारा जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है, वो अग्रीमेंट साइन करने के बाद। तो मई महीने में हमने ऑलमोस्ट $3 बिलियन जितने गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए थे यूएई को। अगेन मेजर जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो क्रूड ऑयल है, रिफाइंड क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली, लेकिन क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है तो यूएई को एक्सपोर्ट हमारा गिरा है। देन नेदरलैंड्स। अब नेदरलैंड क्या है कि यूरोप में जब हम क्रूड ऑयल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, तो नेदरलैंड्स एक हब है। नेदरलैंड्स अगेन क्रूड ऑयल की प्राइस गिरी है तो नेदरलैंड्स में भी हमारा जो एक्सपोर्ट है स्पेसिफिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, आई एम अज्यूमिंग, वो कम हुआ हो, जिसके चलते नेदरलैंड में ऑलमोस्ट 18% एक्सपोर्ट गिरा है हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड देन चाइना को एक्सपोर्ट हमने, चाइना अगेन हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर है, और उसको मई महीने में 25% ज़्यादा गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं। एंड देन फाइनली सिंगापुर, जिसको सिर्फ 4.5% जितने गुड्स एक्सपोर्ट, 4.5% ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, ठीक है। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगेन चाइना हमारा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है। क्या इंपोर्ट करते हैं चाइना से? सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो चाइना से जो इंपोर्ट्स किया है वो 21% ज्यादा किया है पिछले मई 2024 के कंपैरिजन से। यूएई से हमने 27% ज्यादा इंपोर्ट किया है गुड्स। एंड देन रशिया से जो इंपोर्ट किया है वो 18% डिक्लाइन हुआ है, नेगेटिव 18% ईयर ऑन ईयर। यूएसए से इंपोर्ट जो हमने किया है वो ऑलमोस्ट 6% डाउन है। एंड देन इराक 31% डाउन, ठीक है। तो यूएसए और यूएई ये दो हमारे सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। एंड देन चाइना एंड यूएई लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है। तो मई महीने की स्टोरी ये है, अगेन टू समराइज, कि सर्विसेज सेक्टर, इंडिया के सर्विसेज सेक्टर ने हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है वो कंटेन किया है। मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्जिनली बढ़ा है और इंपोर्ट मार्जिनली कम हुआ है, लेकिन फिर भी मर्चेंडाइज ट्रेड में हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। वो ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा कम किया है सर्विसेज ट्रेड के सरप्लस ने।
ठीक है। अब मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स जो बड़े क्यू है सबसे ज़्यादा, वेल इसका सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन, सिंगल लार्जेस्ट क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट को। और उसका सक्सेस क्यों है? उसका सक्सेस इसलिए है क्योंकि PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो ह्यूजली सक्सेसफुल गई है। इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो इंपोर्ट्स जो है वो 2% जितने डिक्लाइन हुए हैं मई 2025 में। और वो डिक्लाइन क्यों हुए? वेल इसका सिंगल लार्जेस्ट रीजन है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस गिरे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं इसलिए हमारे इंपोर्ट्स गिरे हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इंपोर्ट जो है वो काफी शार्पली बढ़ा है। और अगेन टू रिवाइज, USA हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है और चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है। तो ये हो गया ट्रेड डेटा मई 2025 का। आई होप अच्छे इंसाइट्स रहे हो इस ट्रेड डेटा के वीडियो से। आपको मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।